नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज बात करेंगे G20 समिट की, जो कि संपन्न हो चुकी है। इस समिट में क्या उद्देश्य थे और इस उद्देश्यों के लिए जो बैठक हुई उसका एजेंडा कहां तक आगे पहुंचा, किसे क्या सफलता हाथ लगी। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात होगी कि भारत ने एजेंडा रखा था उस पर वो कितना आगे बढ़ पाया या कितनी सफलता उससे हाथ लगी है। साथ ही साथ G20 के लिहाज से भी क्या नए गोल्स सामने रखे गए हैं और क्या वो अचीवेबल हैं, यानी कि क्या वो लक्ष्य आगे कुछ वर्षों में हासिल हो सकते हैं। इस पर खास चर्चा होगी। हमारे साथ चार खास मेहमान हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। योगेंद्र कुमार हमारे साथ हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका। सुहासिनी हैदर हमारे साथ है, डिप्लोमेटिक एडिटर द हिंदू से। सुहासिनी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं स्मृति एस पटनायक, जो कि रिसर्च फेलो हैं IDSS से। स्मृति, आपका भी स्वागत है। और SK सरकार हैं, चेयरमैन इकोनॉमिक अफेयर्स PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से। सरकार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत योगेंद्र जी आपसे। तमाम तरह की बातें हो रही थी, लेकिन सबसे पहले अगर मैं भारत को देखूँ, भारत के लिहाज से इस पूरी समिट में क्या वो बड़े पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं जहाँ पर हमें कहना चाहिए कि हाँ, हमें कुछ हासिल हुआ है, हमारे हाथ कुछ लगा है? देखिए, सैद्धांतिक अगर दृष्टिकोण देखा जाए तो ये समिट जो है भारतवर्ष के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसके अनुसार काफ़ी अच्छी हुई है, क्योंकि उसमें उन्होंने जो 3-4 पॉइंट जो शुरू में प्रधानमंत्री ने रखे थे और शेरपा जो हैं हमारे तरफ से उन्होंने रखे थे, उसमें जैसे है एनर्जी एफिशिएंसी है, एक इशू था एनर्जी एफिशिएंसी का कि उसमें गैस मार्केट में कैसे रैशनलाइजेशन होगा फॉर एग्जांपल। इसके अलावा जो है रेमिटेंसेस की जो कॉस्ट है उसकी जो है उसको रिड्यूस करना 10% से 5% करना, ये इसके दूसरी बात ये थी। फिर ग्लोबल रेजीम कि भाई ग्लोबल रेजीम जो है फॉर ब्लैक मनी को जो है उसको कैसे उसको ख़त्म किया जाए, वो एक तीसरा जो है मुद्दा ये था। और चौथा जो है टैक्स इवेजन जो है, जिसको कि मतलब आप कहें कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो किस प्रकार से अपना जो है अपना ऑपरेशन ऐसे स्ट्रक्चर करती हैं कि उनको टैक्स जो है ना पे करना पड़े किसी भी देश में। तो अगर इन चारों मुद्दों को आप देखें तो काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं कि जो भी मतलब भारतवर्ष ने बात रखी थी वो बात जो है काफ़ी उसमें मतलब उसको जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है जॉइंट कम्युनिके में, G20 कम्युनिके में। प्रश्न ये है जैसे आपने पूछा है किस हद तक ये जो है ये सब जो बातें कही गई हैं उसमें कम्युनिके में, किस हद तक वो बातें जो हैं कार्यान्वित होंगी, ये बड़ा मुद्दा है। मैं इस पर आऊँगा, मैं इस पर भी आऊँगा कि असल में जो पिछले बार कम्युनिके में कहा गया वो कितना अचीव कर पाए। लेकिन उससे पहले सुहासिनी, जो 4 बड़े पॉइंट्स थे जिनका जिक्र किया है योगेंद्र साहब ने, कुछ और ऐड करना चाहेंगे? इन चारों में एक बड़ा फैक्टर जो दिख रहा है वो मैं कहूँ एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर। पिछली बार भी इस पर चर्चा हो रही थी, इस बार भी चर्चा हो रही है। क्या वजह है कि क्या हम वहीं पर खड़े हैं, नए तरीके से नए शब्दों के साथ बात होती है, या फिर कहीं कुछ आगे भी बढ़े हैं? आई थिंक अब हमें कुछ बढ़ोतरी दिखेगी, क्योंकि ये जो G20 था उसके बिल्कुल चंद दिन पहले अमेरिका और चाइना के बीच में जो डील हमने देखी है क्लाइमेट चेंज पे, एनर्जी स्टैंडर्ड्स पे, उसके तहत अब आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज पे विश्व क्या करना चाहता है, ना कि सिर्फ G20। लेकिन ये डेफिनेटली महत्वपूर्ण है कि ये जो अग्रीमेंट था वो बिल्कुल G20 के पहले आया है। तो इसका मतलब है कि ये जो विश्व के 2 सबसे बड़े पोल्यूटर माने जाते हैं, इन्होंने तय किया है कि ये एक साथ काम करना चाहते हैं। इसका भारत पे क्या असर होगा, क्योंकि भारत पहले तो चीन के साथ अपने आप को मानता था क्लाइमेट चेंज के विषय पे, लेकिन उससे ज़्यादा जो बढ़ोतरी दिखेगी, जो प्रोग्रेस दिखेगा क्लाइमेट चेंज पे, वो शायद इस डील से आएगा। और इसके अलावा ब्लैक मनी को लेकर भारत में काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी मोदी साहब के जाने के पहले भी, और वहाँ पर जब उन्होंने भाषण दिया, जिस तरीके से G20 का खाका रहा है, मैं कहूँ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है उसके लिहाज से सूचनाओं का, यानी कि इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करना, शेयरिंग करना बहुत इजी है या फिर बहुत मुश्किल दिख रहा है? कहने भले आसान हो कि हम सहमत हैं। देखिए, दूसरे मतलब स्टैंडर्ड्स पे, दूसरे स्टेज पे हमने देखा है कि ये जो विषय है ब्लैक मनी का, ना सिर्फ भारत ने लेकिन दूसरे देशों ने भी OECD में बात की है, हमारे वित्त मंत्रियों ने भी बात की है। लेकिन पहली बार शायद हम देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इस विषय को लेकर, जो इनका इंटरवेंशन था G20 पे, शायद भले ही मतलब काफ़ी कम वक्त का था, लेकिन ये पॉइंट इन्होंने बहुत मतलब मजबूती से बनाया था कि ब्लैक मनी के विषय पर भारत के पास बहुत सारे कंसर्न्स हैं, और वो कंसर्न्स उन्होंने ना सिर्फ इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं लेकिन सिक्योरिटी का कंसर्न भी है। शायद पहली बार इसका जिक्र हुआ है, और क्योंकि ये पहले G20 के डिक्लेरेशन में नहीं था और फिर लाया गया, तो हम ये भी कहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो इम्पैक्टफुल रहा है।
स्मृति, डू यू एग्री कि जो सुहासिनी कह रही कि वाकई पहले नहीं था, अगर मैं कहूँ कि ब्लैक मनी को लेकर जिन प्रावधानों का जिनका जिक्र किया मोदी साहब ने, उसको लाया जाना ही एक बड़ी सफलता भारत के लिहाज से, या कुछ और अचीवमेंट इस पूरी बैठक के बाद? मुझे लग रहा है कि ज़रूरी है कि एक बड़ी सफलता रही है, क्योंकि जैसे ब्लैक मनी की जिक्र आप डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में इतना हुई है इलेक्शन के तहत, और बाद में इसको लेके इंटरनेशनल फोरम में रखना, G20 में डिस्कस करना, क्योंकि बाद में आप अगर देखेंगे ब्रिक्स कंट्री में से ब्राज़ील इसका भी जिक्र किया है, साउथ अफ्रीका इसका जिक्र भी किया है, क्योंकि ये फाइनल कम्युनिके में आना चाहिए। लेकिन ये बात रही है कि G20 में अगर आप ब्लैक मनी को लेके कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, ये कितना हद तक, क्योंकि ये G20 के लिमिटेड नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमेना है। जो कंट्रीज जहाँ पे ब्लैक मनी ओरिजिनेट होता है या बैंक में रखा जाता है, वो इसको शायद ग्लोबल पर्सपेक्टिव में लाना चाहिए। शायद G20 के बाद ये एक एफर्ट होगा, जैसे इंस्टीट्यूशनली, जैसे दूसरे कंट्री जो G20 में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, उनको अगर लाया जा सकता है। मैं कहूँ प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती है। अगर G20 एग्री कर रहा है तो जो दूसरे संगठन है, छोटे संगठन है या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, शायद वो प्रेशर में आएंगे कि भाई अगर एक बड़ा ग्रुप इस तरह के आगे बढ़ रहा है तो हमारे लिए फायदेमंद होगा। मैं ये बोलूँगी प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है, डेफिनेटली उसमें एक अवेयरनेस आएगा, क्योंकि इसको सिर्फ इकोनॉमिक, जैसे सुहासिनी बोली, जैसे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सिर्फ देखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें हवाला ट्रांजैक्शन भी होता है, और ब्लैक मनी में टेररिस्ट फैसिलिटेशन एक्टिविटीज़ वो भी चलता रहता है। तो ज़्यादातर क्या हुआ है ना, इसको हम लोग सब समय इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखे हैं कि टैक्स इवेशन के लिए हुआ है, कभी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से नहीं देखे हैं। तो अभी जैसा चल रहा है टेररिस्ट फाइनेंसिंग, उसको अगर आप नज़र में रखेंगे तो मुझे लग रहा है कि ज़रूर ग्लोबली कुछ इंस्टीट्यूशनल स्टेप भी लिया जा सकता है बियॉन्ड G20। सरकार साहब, आपकी नज़र में, यानी कि मैं कहूँ इंडस्ट्री के लिहाज से अगर देखें, इस पूरी बैठक में कहाँ पर नज़र थी और कहाँ पर आपको लग रहा है कि कुछ हासिल हुआ? देखिए, पहले हम ब्लैक मनी को ले लेते हैं। अब थोड़ा सा ये ग्लैमरस सब्जेक्ट तो है। अगर मैं आपको 1997 में ले जाता हूँ, जब हमारा लास्ट वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम आया था, हमने सिर्फ 33,000 करोड़ हमें मिले थे। तो कोई ब्लैक मनी का इतना बड़ा एडवांटेज मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आज की तारीख हम देखें, 2013 में स्विस बैंक में इंडियंस अकाउंट्स जो हैं कोई 14,000 करोड़ के हैं। आज आप देख रहे हैं कि गोल्ड का इंपोर्ट जो है स्विट्ज़रलैंड से अचानक बहुत ऊपर चला गया है। तो ये देखिए, एक कवरेज जो होती है ना, वो कवर अप तो हमेशा चलेगा। अगर आप और भी देखें, अगर आप मेरे को पकड़ भी लेते हैं ना कि मेरा बैंक अकाउंट है यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पेरेंट्स मेरे लिए छोड़ गए, या डिफंक्ट कंपनीज या डिफंक्ट ट्रस्ट थे वो छोड़ गए हैं, तो वो ट्रेल को पकड़ना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। बल्कि मैं तो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी का ही कहना, शायद उन्होंने कल ही कहा था कि जो ब्लैक मनी जनरेशन हमारे देश के अंदर हो रहा है वो कहीं ज़्यादा है कंपेयर टू व्हाट वी हैव अब्रॉड। आप SEZs ले लीजिए, FTZs ले लीजिए, STPI ले लीजिए, सॉफ्टवेयर पार्क्स ऑफ इंडिया, या EOU ले लीजिए। ये पैसे जो है यहाँ पे जनरेशन कुछ ज़्यादा ही हो रही है। अगर आप उस रियल एस्टेट में, तो एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे काफ़ी जनरेशन होती है, और IT इंडस्ट्री में भी जनरेशन के चांसेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कस्टम मेड आपके वो ऑर्डर्स होते हैं। तो जहाँ पे कस्टम मेड ऑर्डर्स होंगे वहाँ पे चांसेस हैं कि ये और बढ़ जाए। लेकिन जनरेशन के अलावा अगर मैं कहूँ इंडस्ट्री के लिहाज से जो एक बड़ा पॉइंट मैं कहूँ कि जो डिक्लेरेशन में दिख रहा है मुझे कि 2% के अराउंड GDP जो G20 की उनको 2018 तक ग्रो करना है, एडिशनल मैं कहूँ कि ग्रोथ की बात हो रही है। इसके मायने क्या है? क्या ये माना जाए कि इसके ज़रिए भारत में निवेश बढ़ने जा रहा है, या ये वो कंट्रीज़ हैं जो एक दूसरे के साथ वैश्विक साझेदारी, ट्रेड की बात है, वहाँ पर बढ़ने की कोशिश होगी? नहीं, नेचुरली अगर आपका जो है ट्रेड फैसिलिटेशन अगर बढ़ेगा तो उससे जो है काफ़ी फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में जो है जॉब्स क्रिएशन एक बहुत ही बड़ा इशू है। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, पर मेरे को जो है ना थोड़े से इश्यूज जो हैं, थोड़े से अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं कहना चाहूँगा कि बेस इरोशन, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शिफ्टिंग, तो बेप्स की जब बात आती है, जहाँ पे जो शिफ्टिंग हो रही है, मेरे हिसाब से उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया इस कॉन्फ्रेंस में, जो मेरे हिसाब से इस समिट में जो देना चाहिए था। इस पर फोकस होना चाहिए था, लेकिन ये नेगलेक्ट किया गया। हाँ, थोड़ा सा नेगलेक्ट हुआ है, क्योंकि ये चीज़ जो है, इसी से जो है आपको काफ़ी जो है फंडिंग एक गवर्नमेंट को मिलती है।
आगे बढ़ने के लिए, स्पेशली अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप आगे बढ़ना चाहें, अगर आज आप कहें कि मैं 5 स्मार्ट सिटीज़ बनाना चाहता हूं और कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाना चाहता हूं, तो मेरे लिए इंडिया को आज की तारीख में जो है $1 ट्रिलियन की ज़रूरत है, यानी कि 1 लाख करोड़ डॉलर्स की ज़रूरत है। अब वो जो है फंडिंग कहाँ से आएगी? आज जब तक आपका टैक्स टू GDP रेशियो नहीं बढ़ेगा, आप वो पैसे नहीं ला पाएंगे। वो पैसे तो तभी बढ़ेंगे ना जब ये जो है जो प्रॉफिट शिफ्टिंग के जो इशू है, इसको थोड़ा सा मैं इसी पॉइंट पर आगे बढ़ूं उससे पहले योगेंद्र जी, बड़ा जो फोकस दिख रहा है क्योंकि जो पॉइंट्स मैं देख रहा था डिक्लेरेशन में, 2 अहम पॉइंट्स हैं। एक पहला ये दिख रहा है कि इकोनॉमी को किस तरीके से रीबूस्ट किया जाए, क्योंकि स्लो डाउन का खतरा भले ही खत्म हो गया, लेकिन अभी तक वो बादल पूरी तरीके से छटे नहीं। और दूसरा बेरोजगारी, यानी रोजगार को लेकर खासी चिंता दिख रही है। देखिए, जहाँ तक जो जॉइंट कम्युनिके में और कम्युनिके में लिखा है कि 2% 2.1% से वो बाय 2015 जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, वो एक एस्पिरेशनल फिगर है, क्योंकि टोनी एबट ने खुद ही इसको स्वीकार किया है कि ग्लोबल जो ग्रोथ है वो फ्रेजाइल है। USA में जो रिकवरी हो रही है और उनकी क्वांटिटी ईजिंग जो है धीरे धीरे ख़त्म की जा रही है, वो भी अभी तक जो है उसको भी लोग मानते हैं कि थोड़ा फ्रेजाइल है। इसके अलावा यूरो जोन में प्रैक्टिकली नो ग्रोथ, स्टैग्नेशन है। चाइना में डिक्लाइन हो रहा है। जापान में जो है सेकेंड, दे ऑलरेडी ऑफिशियली जो है वो रिसेशन में आ गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एस्पिरेशन है, और इसको एस्पिरेशन का मतलब ये है कि एक्चुअली G20 जब बना था उसका बेसिक आइडिया ये था कि माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है मेंबर कंट्रीज़ की थोड़ा कोऑर्डिनेशन होगा। तो जब रिफ्लेशनरी स्टेज थी, वो 2008 का रिसेशन हुआ था, उसमें तो सक्सेसफुल रहे थे कंट्रीज़ जो हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहले कहा था कि जब रिसेशन जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो कैसे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे कोऑर्डिनेट की जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। और अभी जो ब्रिक्स का जो इनफॉर्मल मीटिंग हुआ था G20 के समिट से पहले, उसमें ये प्रश्न रेज किया गया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज चला रहे हैं इस वक्त, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के हित में नहीं है, पर्टिकुलर ब्रिक्स कंट्रीज़ के हित में नहीं है। तो ये जो है एस्पिरेशनल फिगर है, और देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि अभी जो है जैसे मैं बताया कि विश्व की रिकवरी जो है पूरी नहीं हुई है। बिल्कुल स्वास्थ्य बहुत मेजर पॉइंट है कि ये 2 फैक्टर थे जहां पर हर बार फोकस ज़्यादा दिख रहा है। उस लिहाज से भारत, मैं कहूँ, ज़्यादा सेफ जोन में खड़ा हुआ दिखता है। भारत की जो रिकवरी है वो शायद, क्योंकि सबको लगता है कि अब इससे कम तो हो नहीं सकती हैं। पिछले साल में जो हमने देखा है आर्थिक स्थिति से, उसके मुकाबले तो यहाँ से हमने जो देखा है पिछले 6 महीने में ज़्यादा होप बढ़ा है, ज़्यादा जैसे जो सरकार का जो मैंडेट है बहुत स्ट्रॉन्ग मैंडेट है। तो अगर ये रिफॉर्म्स कैरी आउट करना चाहते हैं तो उनके पास मतलब फुल मैंडेट है। तो उस लिहाज से भारत एक अच्छा प्रोपोजिशन लगता है। लेकिन भारत का एक वीकनेस ज़रूर रहा है, और ये G20 में भी आप देखें प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम है, डिलीवरी भारत में कम होती है, हम प्रॉमिस ज़्यादा करते हैं। तो ये जो हमारा रेपुटेशन है, इसके बारे में शायद अब कुछ करना बहुत ही ज़रूरी है। वाकई ये जो 2 पॉइंट्स प्रधानमंत्री बार बार जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जा रहे हैं, ये पॉइंट्स रेस कर रहे हैं, इनका स्वास्थ्य ने जिक्र कर रही थी, यही वो 2 फैक्टर इसके चलते मैं कहूँ कि एटमॉस्फेयर इस तरह का बन रहा था जिसके चलते ग्रोथ, फिर जो दूसरे फैक्टर इकोनॉमी को जो बूस्ट करने वाले थे, उनमें शायद एक मैं देख रहा था कि स्थिरता थी, एक रुकावट दिख रही थी। ये कुछ बदलता दिख रहा है नई सरकार के साथ। और G20 में जिस मैं कहूँ कि बूस्ट और जिस मोराल के साथ पीएम ने वहाँ पर स्पीच दी, और जो अलग अलग मैं कहूँ कि इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक तरीके से रिकॉग्नाइज करने की भी कोशिश की है, क्या बड़ा फैक्टर दिखेगा, उसका एक इम्पैक्ट क्या होगा इंडस्ट्री में? मुझे जो लग रहा है, जैसे मोदी साहब जहाँ जहाँ अभी तक विजिट किए हैं, तो एक तो उनको जो रिसेप्शन मिलती है सब जगह पे, वो दिख रहा है कि ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन हु कैन टेक डिसीजन। क्योंकि इंडिया के केस में यही हुई है, जैसे इनडिसाइसिवनेस। जब आप बिज़नेस करने के लिए जाते हैं कोई भी देश में, आपको जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, जैसे इन्वेस्टमेंट का माहौल कैसा है और आपका जो क्लियरेंस कितना जल्दी होता है, वो सारी चीज़ एक्चुअली ज़्यादा मायने रखती है। हाँ, सो आप जब कभी मतलब जाते हैं, तो अगर आपको मतलब कोई क्लियरेंस के लिए इतना भाग दौड़ करना पड़ता है, दैट इटसेल्फ इज़ एक्सट्रीमली डिमोरलाइजिंग। तो कोई भी कंपनी जो पैसा डालेगा तो वैसा नहीं डालेगा अगर उनको रिटर्न नहीं मिलेगा, और भागते दौड़ते, मतलब ऐसा सारा चीज़ जो बहुत सारा हो चुकी है। जैसे साउथ कोरिया का इन्वेस्टमेंट एक उड़ीसा में था, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो उसी हिसाब से अगर देखेंगे, मोदी गिव्स दैट स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट
इस बार इस सरकार रहते हुए ये सारा चीज़ नहीं होगा, डिसीजन फास्ट होगा, क्योंकि आपका अगर बिजनेस प्रपोजिशन है मेक इन इंडिया, अगर आप ये सारा चीज़ अगर बेहतर नहीं करेंगे तो कौन आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। योगेन जी, वाकई जो मेक इन इंडिया का फॉर्मूला है, नारा मैं कहूँ दिया मोदी साहब ने, G20 में देखूँ 1-to-1 जो बैठक हुई उसमें इसका इम्पैक्ट दिख रहा था। क्या मैं मानूं कि सिर्फ एक बदलता हुआ एटमॉस्फेयर था रीज़न, या फिर नई तरह की पॉलिसीज़ या पुरानी पॉलिसीज़ को नए तरीके और नए जोश के साथ इम्प्लीमेंट करने का जज्बा? देखिए, दोनों ही बातें हैं। एक तो क्रेडिबिलिटी की बात है, जैसे उन्होंने अभी कहा है, तो क्रेडिबिलिटी जो है, क्योंकि सबको लग रहा है कि भाई मोदी जी जो हैं स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, गवर्नमेंट के ऊपर पूरा उनका कंट्रोल है, और इस वजह से जो भी वो कहते हैं वो कर देंगे उसको। एक तो इसमें ये साफ जाहिर है, ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो रिफॉर्म की बात है, उसके लिए मेरा जो मुझे लगता है देखने में, वो लगता है कि अभी जो है जो मेजर कंपनीज़ हैं, फॉरेन कंपनीज़ जो हैं, वो भी थोड़ा देख रही हैं सिग्नल्स, क्योंकि मतलब किस प्रकार के जो है डिसाइसिव स्टेप्स जो है गवर्नमेंट लेगी, जिससे कि जो मतलब उनके जो सब्सटेंटिव जो इशूज़ हैं उनके दिमाग में, वो कहाँ तक वो दूर होंगे। लेकिन इसके अलावा एक बात और भी कहने के लिए है कि जो जैसे उनका रिसेप्शन हो रहा है जगह जगह, जो उनकी आउटरीच है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे डायस्पोरा से मुलाकात कर रहे हैं। और डायस्पोरा एक्चुअली सही बात है कि डायस्पोरा जो है वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है इन्वेस्टमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, एंड और ऐसी सारी बातों को देखने के लिए। इसके अलावा जो कंपनियां हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हैं, चाहे यूरोपियन हैं, चाहे अमेरिकी कंपनियां हैं, उनकी भी दिलचस्पी है, क्योंकि उनके पास पैसा है कि यहाँ पर आकर के पैसा लगाएं उसमें। तो एक प्रकार से शुरुआत अच्छी है, लेकिन एक कहना चाहिए कि ये शुरुआत का भी ये फेज़ है, और आगे जो है जैसे मतलब गवर्नमेंट का जो होल्ड है ऑन पॉलिसी बढ़ेगा, तभी उसका फ़ायदा मिलेगा। सुहासिनी, एक और जो इस पूरी G20 समिट से जुड़ा रहा विवादित मैं कहूँ वो एक चैप्टर है, वो पुतिन साहब को लेकर है। क्या किस तरह की ये इंसिडेंट को आप देखती हैं, और क्या इंटरनेशनल उसमें इस तरह के इंसिडेंट आम हैं, या फिर इस बार कड़वाहट कुछ ज़्यादा दिखी है? आपको शायद याद होगा कि पिछले साल के जो G20 में जब G20 हुआ था, तब उसके पहले सब यही सोच रहे थे कि पुतिन साहब का और ओबामा साहब का जो मतलब सीरिया को लेकर उनका जो विवाद था, उसके साथ G20 आगे कैसे बढ़ पाएगा। अब लास्ट मिनट पे वो वहाँ पर एक डील कर पाए केमिकल वॉरफेयर पे। इस बार वो डील नहीं हो पाई, और जाहिर था कि जो रशिया के प्रेसिडेंट थे उसको एक तरह आइसोलेट करने का प्रयत्न था अमेरिका का, और इसी वजह से शायद नाराज़ होके वो जल्दी चले गए। और जो ये रिलेशनशिप था, मुझे लगता है कि G20 को ओवरशैडो कर गया। नॉर्मली हम कहते हैं हमारे जो मल्टीलैटरल्स होते हैं रीजन में, हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप था उसने वो तनाव ने ओवरशैडो कर दिया। इस बार मुझे लगता है G20 में जो US और रशिया का जो तनाव था उसने डेफिनेटली ओवरशैडो कर दिया, और इसी वजह से शायद जो कंट्रीज थे उनका जो डिक्लेरेशन था वो भी काफ़ी वीक माना जाता है कि इस बार G20 में ऐसे कुछ नहीं था जिससे आप कह सकें कि वर्ल्ड के जो लीडर्स एक साथ आए थे और आर्थिक स्थिति पे उन्होंने बहुत बड़ा कोई कदम उठाया। इसीलिए हम शायद इसी से खुश हैं कि ब्लैक मनी का जिक्र तो हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था वहाँ। योगेन जी, वाकई एग्री हैं सुहासिनी से कि एक ऐसा फैक्टर था जिसने शायद अंत में आते आते मैं कहूँ कि जो मज़ा था वो किरकिरा कर दिया। नहीं, ये बात सही है कि जो कड़वाहट जो पैदा हुई है अमेरिका और रशिया के बीच में और यूरोपियंस के बीच में, वो एक्चुअली G20 के फ्यूचर के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि पुतिन के आने से पहले ही वो जो वहाँ पे रशियन नेवल शिप्स जो हैं उसके ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, हुआ था, और उनके स्पोक्समैन ने कहा, नेवी स्पोक्समैन ने कहा कि हम लोग जो है अपना झंडा जो है शोइंग आ फ्लैग, मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग। और साथ साथ जो ऑस्ट्रेलियन नेवी के जो है सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, उनके नेवल शिप्स जो हैं वो उनको क्या कहते हैं मॉनिटर कर रहे थे। तो एक एटमॉस्फेयर ऐसा बना था, वो अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार से रशिया को एंटेगोनाइज करना ये कोई बहुत ही दूरदर्शिता की बात नहीं है, क्योंकि रशिया एक महान शक्ति ज़रूर है, और रशिया का सपोर्ट जो है विश्व की जितनी समस्याएं हैं उसमें होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब मतभेद हो सकते हैं, और मतभेदों को सुलाने के तरीके और भी हैं, दूसरे फोरम से वहाँ पे कीजिए, लेकिन एक प्रकार से सामाजिक बहिष्कार जैसे हुआ उनका, वो मेरे विचार से मतलब वो कोई अच्छी बात नहीं हुई। स्मृति, वाकई किसी तरह के मंच पर, और जिस मंच का उद्देश्य हो कि आपस में हम मिलकर पुराने तमाम विवादित मुद्दे उनको अलग रखकर देश और मैं कहूँ कि दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए कुछ काम करेंगे, वहाँ पर इस तरह का इंसिडेंट
डेफिनेटली अच्छा नहीं है, क्योंकि G20 में सिर्फ G20 की बात नहीं है। आप अगर ग्लोबल ऑर्डर की बात करेंगे या और कोई मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन का एंगेजमेंट का बात करेंगे, तो रसिया का एंगेजमेंट ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर वर्ल्ड पीस। तो इसीलिए मतलब ऐसे आइसोलेशन करके मतलब काम तो नहीं चलेगा ना। तो ये G20 की बात नहीं है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि शायद इस टाइप का आइसोलेशन अगर करना था तो फिर G20 का मतलब एंटायर मोटिव ऑफ हैविंग द G20 पर्पस डजंट सर्व, क्योंकि आप एक कंट्री को आइसोलेट कैसे कर सकते हैं कि मेंबर कंट्री में जो कि इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, चाहे वो मिडल ईस्ट की कन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो ईरान के साथ कन्फ्लिक्ट हो, चाहे जनरली अफगानिस्तान पुल आउट है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मतलब पुतिन को इनवाइट करना और फिर उसके बाद सारे कंट्री मिलके उनको आइसोलेट घेरने की कोशिश, और शायद उनको इसीलिए कहना भी पड़ा कि थकावट है, निकलना चाहते हैं जल्दी। एक और जो स्ट्रेटजी, अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूँ सुहासिनी, की 1-to-1 बैठकों के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर इंडिया की बात करें, फिर दूसरे कंट्रीज के साथ, इस पूरे फ्रंट पर क्या क्या दिखा है और क्या मैं कहूँ कि बड़ी चीज़ की तरफ हम आगे बढ़े हैं? आई थिंक ये G20 में शायद इतना ज़्यादा नहीं दिखा हो, लेकिन इसके पहले जहाँ प्रधानमंत्री ईस्ट एशिया समिट और आसियान के लिए गए थे म्यांमार नेपिडो में, वहाँ पर ज़रूर दिखा था कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था, दूसरों ने भी ये इंडियन ओशन रीजन के तहत अपना कंसर्न जताया था। शायद थोड़ा जैसे चाइना के खिलाफ लग रहा था, एक फ्रंट बन रहा था, कॉम्बिंग सी दिख रही थी। हाँ बिल्कुल, और शायद हम थोड़ा इसका कल भी देखेंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी प्राइम मिनिस्टर एबट के साथ मिलेंगे, बायलैटरल वार्ता होगी, वो इनफैक्ट पार्लियामेंट को भी संबोधित करेंगे। आज चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने वहाँ पार्लियामेंट को संबोधित किया था, और उन्होंने भी ये कहा था कि मुझे पता है कि बहुत देशों में चाइना को डर के तरह से लोग देखते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि चाइना सिर्फ शांति चाहती है इस रीजन में। तो जो स्ट्रेटेजिक तरह से जो हम इफ़ यू लाइक संकलन, जो कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं, वो थोड़ा सा यहाँ इंडियन ओशन रीजन में जो कंसर्न भारत के हैं उसके तहत होंगे। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो बायलैटरल संबंध है, अगले साल मैरीटाइम एक्सरसाइजेज होंगी पहली बार 2015 में। उसके अलावा काउंटर टेररिज्म पे भी शायद एक्सरसाइजेज अनाउंस होंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे, उस पे आगे बढ़ेंगे। यानी कि G20 पूरा फोकस बिजनेस और मैं कहूँ कि एनर्जी को लेकर फोकस रहा है। सरकार साहब, अगर फिर से इंडस्ट्री की जब मैं बात करता हूँ, तो सिर्फ मैं कहूँ कि G20 में जब बैठकें हुई, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा मैं कहूँ कि ग्रुप भी गया हुआ था पीएम के साथ में, कई बड़े जाने माने लोग वहाँ पर थे। इस तरह के मंचों के जब समिट्स हो रही हैं, उसके बाद में उसका नतीजा क्या दिख रहा है व्यावहारिक स्तर पर? क्योंकि बातचीत होती है, इन्वेस्टमेंट आएगा, बातचीत हो रही है, आप आइए, हमारे यहाँ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हो चुका है, लेकिन क्या इम्पैक्ट उसका आप देखा है पिछले कुछ महीने में? कुछ बदलाव इस तरह का? बदलाव तो सिर्फ आपका जो है FII में ही आया है इस वक्त, जो कोई 37 बिलियन डॉलर्स आ चुके हैं, जो वो तो खैर सारा इक्विटी और डेट मार्केट में गया है। पर सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी जी को अगर आप देखें, उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है बिज़नेस कम्युनिटी में लेके आए हैं। ये बहुत लैक कर रहा था आज की तारीख में। आज बिज़नेस बहुत डाउन है, मतलब बिज़नेस का जो डाउन टर्न चल रहा है, मैं इंडियन बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, कि जितना डाउन टर्न चल रहा है उसको आगे बढ़ाना थोड़ा सा अभी उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर आप देखें, हमारा जो स्टॉक है, ओवरऑल स्टॉक जो है वो कोई 17% है सेल्स का। अगर आप देखें हम कितने कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, हम 75% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। अगर आप हमारा आज RBI अगर इंटरेस्ट के रेट्स अगर डाउन भी करता है, पहले तो मेरे को इस गैप को फिलअप करना है, मेरे को अपने स्टॉक को निकालना है, मेरे को अपनी कैपेसिटी को 100% लाना है, तभी मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचूंगा। अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी को लेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमी में कोई पिक्चर इतनी अच्छी तो है नहीं। अगर आप देखें तो इम्पोर्ट का जो ग्रोथ है ग्लोबली 2014 में कोई 3.4% की उम्मीद रखी जा रही है, और 2015 में 3.9% की उम्मीद रखी जा रही है। जो M&As हो रहे हैं, आपके जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो रहे हैं, वो यूरोप जो है वो अमेरिका की तरफ देख रहा है, नॉट टुवर्ड्स इंडिया, बिकॉज उनका कहना ये है कि मर्जर्स के जो है स्कोप इंडिया में बहुत कम है। सो इसलिए इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि अगर हम जब मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो हमें जो है बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा, और वहाँ पे हमारी स्किल की ज़रूरत है, क्योंकि हम स्किल
स्किल इंडिया की जो बात हो रही है, वो हम स्किल भी लैक करते हैं, उसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा और उसी से जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। बट येस, मैं बार बार ये कहूँगा कि बिजनेस कम्युनिटी में जो आज कॉन्फिडेंस आ गया है, उससे एक बढ़ावा मिलने के चांसेस काफ़ी हैं। योगेंद्र जी का आखिरी कमेंट चलते आपका कि इस तरह की G20 जैसे समिट जब होती हैं, भारत का कद पहले के मुकाबले वास्तविक तौर पर बढ़ा है या सिर्फ मैं कहूं कि आकार में बढ़ा है? मैं ये कहूँगा कि भारत का कद ज़रूर बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बल्कि जैसे आपको मालूम है जॉइंट कम्युनिके में जो है इंडिया और यूएस का जो अग्रीमेंट हुआ है ऑन द FTA जो है ट्रेड फैसिलिटेशन TFA ट्रेड फैसिलिटेशन इशू, उसका स्पेसिफिकली उसका मेंशन किया गया है। सो भारत की तरफ लोगों की निगाहें ज़रूर लगी हुई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि G20 जो है ये एक्चुअली इसको अगर कहा जाए इन फॉर्मल लैंग्वेज तो ये लीडर लेड ऑर्गेनाइजेशन है कि लीडर्स जो हैं मिलते हैं एक्चुअली ऐसे सलाह करने के लिए। ये डिसीजन मेकिंग जो है फोरम नहीं है, लेकिन क्योंकि देश के राष्ट्राध्यक्ष या क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर वगैरह इस लेवल पर डिसीजन मेकर जब मिलते हैं तो नेचुरली उनके अगर जो कंसेंसस अगर होता है किसी बात के ऊपर तो नेचुरली उसको आप कह सकते हैं कि एक फर्म डायरेक्शन दिया जा रहा है। तो इसका मेन इम्पैक्ट जो है वो यही है कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमी का जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है इस वक्त आफ्टर 2008 के क्राइसिस के बाद, उसके जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स आर बीइंग डेवलप्ड कि जैसे उनका एक ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल रीबैलेंसिंग, तो उसके क्या नॉर्म्स हैं ताकि 2008 क्राइसिस रिपीट ना हो। मतलब इस प्रकार की जो है आप कहें प्रक्रिया बेसिकली यही चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों को हमारे साथ इस अहम मसले पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देश देशांतर में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए राजसभा टीवी के साथ।